नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं, तेल और गैस उद्योग की केमिकल क्लीनिंग। और ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि सऊदी अरामको और सैबिक जैसे जो बड़े इदारे हैं, उनके मानक क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये इतना ज़रूरी क्यों है और कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ सफाई नहीं है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से साफ कर दिया। इसका सीधा ताल्लुक है कि उपकरण ठीक से काम करें, उनकी लाइफ बढ़े और सबसे ज़रूरी, पूरे प्लांट की सेफ्टी बनी रहे। ये एक बहुत प्लान्ड टेक्निकल प्रोसेस है। हाँ, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? केमिकल क्लीनिंग क्यों? रिपोर्ट में जिक्र है कि जो प्लांट के उपकरण होते हैं जैसे हीट एक्सचेंजर वगैरह, उनमें वक्त के साथ अंदर गंदगी जम जाती है। कई तरह की परतें होती हैं, जैसे वो पानी के मिनरल से बनने वाली पपरी, स्केल जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टाइप की। हाँ, स्केल होता है, फिर तेल या ग्रीस के जो अवशेष रह जाते हैं वो होते हैं, जंग लग जाता है, हाइड्रोकार्बन जम जाते हैं और कभी-कभी तो बायोलॉजिकल ग्रोथ भी हो जाती है अंदर, बैक्टीरिया या फंगस जैसी चीजें। अच्छा। हाँ, और ये जो जमाव है, जिसे हम फाउलिंग कहते हैं टेक्निकली, ये इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को बहुत बहुत ज्यादा गिरा देता है। रिपोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। सोचिए, अगर हीट एक्सचेंजर में सिर्फ आधा मिलीमीटर, बहुत ही पतली परत भी जम जाए ना। आधा मिलीमीटर तो बहुत कम हुआ। हाँ, बहुत कम। लेकिन इतनी सी परत भी हीट ट्रांसफर करने की उसकी जो क्षमता है, उसे 30 से 50% तक कम कर सकती है। बाप रे, 30 से 50%! इसका मतलब तो सीधी सी बात है, एनर्जी वेस्ट हो रही है और ऑपरेशन का खर्चा बढ़ रहा है। बिल्कुल, एनर्जी की बर्बादी और ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीधा इजाफा। सही कहा। और बात सिर्फ एफिशिएंसी की नहीं है, रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये जो परतें जम जाती हैं, वो अपने नीचे मेटल को गलाने लगती हैं। अंडर डिपॉजिट कोरोजन, शायद यही कहते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। अंडर डिपॉजिट कोरोजन, और इससे उपकरण वक्त से पहले खराब हो सकता है, उसमें लीकेज हो सकती है या वो पूरी तरह फेल भी हो सकता है। और पाइपलाइन का क्या, उसमें भी तो यही दिक्कत आती होगी। बिल्कुल, पाइपलाइन में अगर गंदगी जम जाए तो जो फ्लूइड बह रहा है उसका रास्ता रुकेगा, फ्लो कम होगा, प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। मतलब पंप को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा बिजली लगेगी। ये सब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है जो फाउलिंग की वजह से होती है। इसके अलावा क्या ये मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है, मतलब जांच वगैरह के लिए? हाँ, ये एक और बहुत अहम पॉइंट है। कई जरूरी टेस्ट होते हैं, जैसे हाइड्रो टेस्टिंग या एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिससे अंदर की खामियां पता चलती हैं। ये टेस्ट तभी सही नतीजे देंगे जब अंदर की सतह बिल्कुल साफ हो। अगर गंदगी होगी तो आप सही से देख ही नहीं पाएंगे कि कोई डिफेक्ट है या नहीं। अच्छा, मतलब सही जांच के लिए सफाई पहले जरूरी है। बिल्कुल। और हाँ, जब कोई नया इक्विपमेंट लगाते हैं या किसी पुराने को रिपेयर करके वापस लगाते हैं, तो उसे चालू करने से पहले भी केमिकल क्लीनिंग ज़रूरी होती है, ताकि जो बनने के टाइम की गंदगी है या स्टोर करने के दौरान जंग वगैरह लगा हो, वो सब निकल जाए और वो शुरू से ही ठीक से काम करे। और जाहिर है, सऊदी अरामको और साबिक जैसे बड़े नाम हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स तो सख्त होंगे ही। रिपोर्ट भी यही कहती है कि उनके यहाँ जो तयशुदा शटडाउन्स होते हैं मेंटेनेंस के लिए, उनमें अक्सर केमिकल क्लीनिंग करना अनिवार्य होता है। हाँ, ये उनके रिलायबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है। वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये ज़रूरी क्यों है। अब ज़रा ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। ये एक लंबा प्रोसेस लगता है। रिपोर्ट एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका बताती है। कहती है कि पहला कदम है प्री क्लीनिंग इंस्पेक्शन, मतलब सफाई से पहले जांच पड़ताल। हाँ, सबसे पहले यही देखना होता है कि अंदर गंदगी है किस तरह की। क्या वो स्केल है या तेल है या जंग है या मिक्स है? कितनी मोटी परत जमी है, कहाँ-कहाँ जमी है? इसके लिए विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जरूरत पड़े तो बोरोस्कोप जैसे कैमरे डालकर अंदर देखते हैं। और सबसे जरूरी, गंदगी का सैंपल लेते हैं। सैंपल क्यों? सैंपल को लैब में भेजते हैं एनालिसिस के लिए। जैसे XRD या SEM-EDS टेस्ट होते हैं, जिनसे पता चलता है कि उस गंदगी में कौन-कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं। इससे सफाई का सही तरीका चुनने में मदद मिलती है। अच्छा, और इसी स्टेज पर ये भी देखते होंगे कि केमिकल से उपकरण को नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए उपकरण स्टेनलेस स्टील का है, तो उसके लिए अलग केमिकल चलेगा। अगर वो कॉपर अलॉय का है तो उसके लिए अलग। नॉन मेटालिक पार्ट्स जैसे सील या गैस्केट है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं केमिकल उन्हें खराब ना कर दे। तो मटेरियल कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है।
और इन सब जानकारी के आधार पर फिर एक पूरा प्लान बनता होगा। हाँ, एक डिटेल्ड केमिकल क्लीनिंग प्रोसीजर सीसीपी तैयार किया जाता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है। कौन सा केमिकल इस्तेमाल होगा, कितनी मात्रा में, कितने तापमान पर सर्कुलेट करना है, कितनी देर तक करना है, प्रेशर कितना रखना है, सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम करने हैं, वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, मतलब A to Z सब कुछ। और इस प्लान को मंजूरी भी लेनी पड़ती होगी। बिल्कुल। इसे ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, QA/QC इन सभी डिपार्टमेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। सबकी सहमति के बाद ही काम शुरू हो सकता है। ठीक है, प्लान बन गया, अप्रूव हो गया, अब अगला कदम? अगला कदम है सिस्टम आइसोलेशन। जिस उपकरण या पाइपलाइन को साफ करना है, उसे बाकी प्लांट से पूरी तरह अलग करना पड़ता है। इसके लिए पाइप्स पर मजबूत मेटल प्लेट्स लगाई जाती हैं, जिन्हें ब्लाइंड फ्लैंज कहते हैं, या फिर डबल ब्लॉक एंड ब्लीड वाल्व का इस्तेमाल होता है ताकि कोई लीकेज ना हो। और सेफ्टी के लिए लॉकआउट टैगआउट भी करते होंगे? हाँ, लोटो प्रक्रिया बहुत जरूरी है। मतलब सिस्टम को इस तरह लॉक कर दिया जाता है कि कोई गलती से भी उसे ऑपरेट न कर सके। फिर सिस्टम का प्रेशर निकालते होंगे, गैस टेस्टिंग वगैरह? बिल्कुल। सिस्टम को डीप्रेशराइज किया जाता है, फिर अंदर हवा की जांच होती है। ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं, कोई ज्वलनशील गैस LEL तो नहीं है, H2S जैसी जहरीली गैस तो नहीं है। ये सब कंफर्म होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन हो गया, सेफ्टी पक्की हो गई, अब एक अस्थायी मतलब टेम्परेरी क्लीनिंग सर्किट बनाया जाता है। इसमें एक ताकतवर पंप होता है, एक टैंक होता है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है और उसे गर्म भी किया जा सकता है। फिर खास तरह के पाइप या होज होते हैं जो केमिकल को झेल सकें। और फिल्टर वगैरह भी? हाँ, गंदगी को छानने के लिए फिल्टर भी लगाए जाते हैं और तापमान बनाए रखने के लिए हीटिंग सिस्टम होता है। ये पूरा सर्किट उस उपकरण से जोड़ा जाता है जिसे साफ करना है। और इस सर्किट की भी टेस्टिंग होती होगी? बिल्कुल। पहले इसे पानी से चलाकर देखते हैं कि कहीं कोई लीक तो नहीं है, और क्योंकि इसमें केमिकल्स और गर्मी इन्वॉल्व है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खतरा रहता है। इसलिए पूरे सिस्टम की प्रॉपर ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग करना बहुत जरूरी है ताकि कोई स्पार्क न हो। चलिए, अब सर्किट तैयार है, अब असली सफाई शुरू होगी। हाँ, सबसे पहले सिस्टम में तेजी से साफ पानी घुमाया जाता है। इसे फ्लशिंग कहते हैं। इससे जो ढीली ढाली गंदगी होती है, मिट्टी या कचरा टाइप का, वो बहकर निकल जाता है। ये तब तक करते हैं जब तक पानी साफ न निकलने लगे। और फिर आता है केमिकल वाला स्टेप। हाँ, पानी से फ्लशिंग के बाद केमिकल सर्कुलेशन शुरू होता है। यहाँ पर वो केमिकल इस्तेमाल होता है जो प्री क्लीनिंग असेसमेंट के आधार पर चुना गया था। रिपोर्ट में कई तरह के केमिकल्स का जिक्र था, एसिड, अल्कलाइन, सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल, ये निर्भर करता है कि गंदगी किस टाइप की है। जैसे अगर स्केल या जंग जैसी इनऑर्गेनिक गंदगी है तो एसिड क्लीनिंग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl काफी कॉमन है, लगभग 5 से 15% कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन HCl तो मेटल के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, इसीलिए इसके साथ हमेशा एक करोजन इनहिबिटर मिलाना पड़ता है। ये इनहिबिटर एसिड को सिर्फ गंदगी पर अटैक करने देता है, मेटल को काफी हद तक बचा लेता है। और स्टेनलेस स्टील के लिए? स्टेनलेस स्टील के लिए HCl अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। क्लोराइड स्ट्रेस करोजन का खतरा रहता है। उसके लिए साइट्रिक एसिड या सल्फमिक एसिड जैसे थोड़े माइल्ड एसिड बेहतर होते हैं। अच्छा, और अगर तेल या ग्रीस जैसी गंदगी हो तो? उसके लिए एल्कलाइन क्लीनिंग की जाती है। इसमें कॉस्टिक सोडा, NaOH या सोडियम कार्बोनेट जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, लगभग 2 से 5% कॉन्सेंट्रेशन में। कुछ मुश्किल स्केल्स के लिए EDTA जैसे चिलेटिंग एजेंट भी यूज होते हैं। और वो सॉल्वेंट क्लीनिंग किसके लिए थी? वो तब इस्तेमाल होती है जब गंदगी बहुत जिद्दी हो, जैसे भारी हाइड्रोकार्बन, कोई पॉलीमर जम गया हो या टार जैसा कुछ हो। इसके लिए फिर केरोसिन, ज़ाइलीन या खास तरह के बने बनाए सॉल्वेंट मिक्सचर इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो उस गंदगी को घोल सकें। तो केमिकल चुन लिया, सर्किट में डाल दिया, फिर उसे बस घुमाते रहते हैं? हाँ, लेकिन कुछ खास पैरामीटर्स को कंट्रोल और मॉनिटर करते हुए, जैसे तापमान। आमतौर पर केमिकल को 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके सर्कुलेट करते हैं। गर्म क्यों? गर्मी से केमिकल रिएक्शन तेज होता है, सफाई जल्दी और अच्छी होती है। फिर फ्लो रेट यानी बहाव की रफ्तार भी कंट्रोल करते हैं, करीब 1.5 से 3 मीटर्स प्रति सेकंड। इतनी तेज क्यों? ताकि केमिकल हर कोने तक पहुंचे और गंदगी को रगड़ कर हटाए। ठहरा हुआ केमिकल ठीक से काम नहीं करेगा। और ये कितनी देर तक चलता है? ये गंदगी की मोटाई और उसकी किस्म पर निर्भर करता है। कुछ घंटों से लेकर 24 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं।
इस दौरान लगातार केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन और पीएच को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे जैसे केमिकल गंदगी से रिएक्ट करता है, उसकी ताकत कम होती जाती है। तो कब मानते हैं कि सफाई पूरी हो गई? जब केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन या पीएच एक लेवल पर आकर स्थिर हो जाती है, मतलब अब वो और गंदगी से रिएक्ट नहीं कर रहा, तब माना जाता है कि सफाई पूरी हो गई है। सफाई तो हो गई, लेकिन अब उपकरण में एसिड या अल्कली भरा हुआ है, उसका क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी स्टेप है। सफाई के बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। बचे हुए एक्टिव केमिकल को बेअसर करना बहुत जरूरी है, वरना वो धीरे धीरे मेटल को खाता रहेगा। कैसे करते हैं न्यूट्रलाइज? अगर एसिड इस्तेमाल किया था तो फिर सिस्टम में हल्का एल्कलाइन घोल जैसे अमोनिया या सोडा ऐश का घोल सर्कुलेट करते हैं, और अगर एल्कलाइन क्लीनर था तो हल्का एसिड जैसे सल्फामिक या सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। और कब तक? ये तब तक करते हैं जब तक सिस्टम के अंदर के लिक्विड का पीएच बिल्कुल न्यूट्रल रेंज करीब 6.5 से 7.5 में ना आ जाए। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। अब तो बस पानी से धोना बाकी रहा। हाँ, लेकिन ये बस नहीं है। इसके बाद होती है रिंसिंग, यानी पानी से बार बार धुलाई, और ये बहुत ध्यान से की जाती है। सिस्टम में लगातार साफ पानी सर्कुलेट करते हैं और बाहर निकलने वाले पानी को तब तक चेक करते रहते हैं जब तक वो कुछ तय मानकों पर खरा न उतर जाए। कौन से मानक? जैसे पानी का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी यानी मतलब उसमें घुले हुए आयंस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्लोराइड और आयरन का लेवल भी तय सीमा के अंदर होना चाहिए। जब पानी इन सब पैमानों पर बिल्कुल साफ हो तब धुलाई पूरी मानते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आखिरी स्टेप है ड्राइंग, यानी सुखाना। उपकरण को अंदर से पूरी तरह सुखाना जरूरी है, वरना बची हुई नमी से फिर जंग लग सकता है। कैसे सुखाते हैं? इसके लिए ड्राई एयर यानी सूखी हवा या फिर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी वैक्यूम से भी सुखाते हैं। जब कंफर्म हो जाता है कि अंदर बिल्कुल नमी नहीं बची है, तब प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर उपकरण को तुरंत इस्तेमाल न करना हो तो उसे प्रिजर्व किया जाता है, जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस भरकर सील कर देते हैं ताकि अंदर हवा और नमी न जा सके। बाप रे, ये तो वाकई काफी लंबा और पेचीदा प्रोसेस है। और जैसा आपने कहा, इसमें खतरनाक केमिकल्स हैं, गर्मी है, प्रेशर है, तो सुरक्षा का पहलू तो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। आप कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षा के इर्द गिर्द ही घूमती है। रिपोर्ट में इस पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर अरामको और सैबिक के जो मानक हैं उनमें। क्या क्या खास बातें हैं सुरक्षा को लेकर? सबसे पहली चीज तो है सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए केमिकल प्रतिरोधी सूट, फेस शील्ड, डबल ग्लव्स, खास तरह के जूते और जरूरत के हिसाब से रेस्पिरेटर पहनना अनिवार्य है। कोई कोताही नहीं। और काम करने की जगह पर हवा की जांच? हाँ, वो लगातार होती रहती है। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग चलती है। ऑक्सीजन लेवल, एलईएल, ज्वलनशील गैस, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर एसिड इस्तेमाल हो रहा है तो एसिड वेपर्स के लिए भी। और वो जो आपने कहा था बंद जगहों पर काम करना, जैसे टैंक के अंदर? हाँ, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, उसके लिए तो बहुत ही सख्त नियम है। प्रॉपर वर्क परमिट चाहिए होता है। एक आदमी हमेशा बाहर निगरानी के लिए रहता है, अटेंडेंट। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान तैयार होता है और अंदर लगातार वेंटिलेशन यानी ताज़ी हवा का इंतजाम किया जाता है। केमिकल्स को रखने और इस्तेमाल करने के भी नियम होंगे, जैसे एसिड और अल्कली को साथ नहीं रख सकते। बिल्कुल। केमिकल्स को उनकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग स्टोर किया जाता है। ज्वलनशील केमिकल्स के लिए खास इंतजाम होते हैं, आग से बचाव के। काम करने की जगह के एकदम पास इमरजेंसी शावर और आई वॉश स्टेशन होने चाहिए, ताकि अगर किसी पर केमिकल गिरे तो तुरंत धोया जा सके। और अगर केमिकल फैल जाए तो? उसके लिए स्पिल कंट्रोल किट्स हमेशा तैयार रखी जाती है, जिनमें सोखने वाला मटेरियल और उसे उठाने का सामान होता है। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, ये जो इस्तेमाल हो चुके केमिकल घोल हैं, इतने सारे केमिकल्स, गंदगी, इनका क्या करते हैं? ये तो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस्तेमाल हो चुका क्लीनिंग सोल्यूशन खतरनाक कचरा यानी हैज़र्डस वेस्ट माना जाता है। इसे ऐसे ही कहीं फेंक नहीं सकते। सऊदी अरब के अपने पर्यावरण नियम है, 700 PME, और अरामको, साबिक के खुद के भी बहुत सख्त मानक हैं। तो कैसे डिस्पोज करते हैं इसे? पहले इसे ट्रीट किया जाता है, जैसे न्यूट्रलाइज करना, फिल्ट्रेशन करना। अगर भारी धातुएं हैं तो उन्हें प्रिसिपिटेट करके निकालना, तेल और पानी को अलग करना।
ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट बचता है उसे सिर्फ सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में ही भेजा जा सकता है। इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना वेस्ट निकला और कहाँ गया। यानी वेस्ट मैनेजमेंट भी इस प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, बिना प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के क्लीनिंग की इजाजत ही नहीं मिलती। ठीक है। अब एक और चीज, क्वालिटी। ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सफाई वाकई ठीक से हुई है और सारे नियम कायदे माने गए हैं? इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल टीमों का रोल बहुत बड़ा है। ये टीमें शुरू से आखिर तक प्रोसेस में शामिल रहती हैं। वो क्लीनिंग प्रोसीजर सीसीपी को रिव्यू करते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं उनके सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि वो सही ग्रेड के हैं या नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, उनकी कैलिब्रेशन चेक करते हैं। और सफाई के दौरान? सफाई से पहले वो खुद जाकर इंस्पेक्शन करते हैं। सफाई के दौरान वो तापमान, प्रेशर, फ्लो रेट, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन जैसे पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग में शामिल होते हैं। और सफाई के बाद? सफाई के बाद खासकर फाइनल रिंसिंग के दौरान वो पानी के सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट के नतीजे मानकों के हिसाब से आते हैं तभी वो कंफर्म करते हैं कि सफाई ठीक से हुई है। रिपोर्ट में विटनेसिंग और होल्ड पॉइंट्स का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये अरामको और सैबिक के स्टैंडर्ड्स में बहुत कॉमन है। होल्ड पॉइंट का मतलब है प्रक्रिया का एक ऐसा चरण जहां काम रोक दिया जाता है और आगे तभी बढ़ते हैं जब संबंधित अधिकारी जैसे सेफ्टी ऑफिसर, QA/QC इंस्पेक्टर या ऑपरेशन का प्रतिनिधि खुद वहां मौजूद रहकर विटनेस करके जांच कर लेता है और अपनी मंजूरी देता है। अच्छा, मतलब हर स्टेज पर चेक पॉइंट्स है। बिल्कुल, जैसे केमिकल मिलाने से पहले, सर्कुलेशन शुरू करने से पहले, न्यूट्रलाइजेशन पूरा होने पर, फाइनल रिंसिंग के बाद, ऐसे कई होल्ड पॉइंट्स हो सकते हैं। ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी ज्यादा कंट्रोल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड है। हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, सिग्नेचर होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तेल और गैस उद्योग में और खासकर सऊदी अरामको और सैबिक जैसी जगहों पर ये केमिकल क्लीनिंग कोई मामूली सफाई का काम नहीं है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसका सीधा असर इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, उसकी लाइफ और पूरे प्लांट की सेफ्टी पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रक्रिया एक उदाहरण है कि बड़े इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में मेंटेनेंस कितना डिटेल्ड, कितना टेक्निकल और कितना सख्ती से रेगुलेटेड होता है। हर कदम पर प्लानिंग, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ शामिल है। ये वाकई में एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच है। वाकई इस रिपोर्ट से इस प्रक्रिया की गहराई का अंदाजा लगा। इसने कई ऐसे पहलू उजागर किए जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। अब जब हमने ये पूरी प्रक्रिया और इसके सख्त नियमों को समझा है तो एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट के कितने कड़े नियम हैं, लेकिन फिर भी जब ये प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर बार बार दोहराई जाती है, इतने सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो क्या इसका पर्यावरण पर कोई संचयी मतलब कुल मिलाकर कोई दीर्घकालिक असर हो सकता है जिसके बारे में हमें और सोचने की जरूरत है? हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। टेक्नोलॉजी और नियम लगातार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन प्रभावों का आंकलन करते रहना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसकी गहराई में उतरेंगे।